चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। शायद आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगे। तो इस कहानी का जो मुख्य जो सारांश जाता है वो ये जाता है कि आचार्य चाणक्य के तंत्र विद्याभूषण, जो आचार्य चाणक्य थे, उनका एक चीज़ थी कि वो तंत्र पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तंत्र बोले तो दिमाग, ये वो तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो अपने दिमाग के बल पर बहुत सारी प्रेरणादायक कहानी आपको हम सुना सकते हैं। तो इनका जो मेन कारण है चाणक्य तंत्र विद्याभूषण। ठीक है दोस्तों, और ये कहानी आज से 20वीं सदी के पहले की बात हुई है और आज भी हम आचार्य चाणक्य की उन मार्गों पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी का आरंभ करते हैं। शायद आपको ये कहानी पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, एक समय की बात है दोस्तों, जब मगध साम्राज्य के समय जब नंद वंश, एक समय की बात है और ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों। आप लोग जानते हैं मगध साम्राज्य जो था पहले, मगध साम्राज्य के समय जब नंद वंश अपनी शक्ति की शिखर पर था, मगध साम्राज्य के समय, ये आचार्य चाणक्य अपने मुँह जबानी बता रहे हैं, मगध साम्राज्य के समय जब नंद वंश अपनी शक्ति के शिखर पर था, जब नंद वंश तो था, वो किस में था? अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचता मैं ही सबसे बड़ा हूँ दुनिया में, जग में। तो मगध साम्राज्य के समय जब नंद वंश अपनी शक्ति के शिखर पर था, यानी बहुत ऊंचाइयों पर था, तो क्या हुआ? आचार्य चाणक्य ने राजनीति और युद्ध नीति के साथ, आचार्य चाणक्य ने क्या करा? राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ गुप्तचरों की भी एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी की। ये आचार्य चाणक्य की उस समय की बात है दोस्तों, और शायद आपको इस कहानी को सुनना बहुत आनंद आए, क्योंकि इसी टाइप की कहानी हम आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। तो एक समय की बात है जब राजा मगध साम्राज्य के समय, मगध साम्राज्य के समय जब नंद वंश अपनी शक्ति के शिखर पर था, नंद वंश अपनी शक्ति के शिखर पर था, तो आचार्य चाणक्य ने राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ ये दोनों को उनने मिलाया था। उन्होंने राजनीति तो करी थी, बल्कि उन्होंने युद्ध नीति भी करी थी। तो राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी अद्भुत, जो उनके जो गुप्तचर थे आचार्य चाणक्य की जो गुप्तचर थे आचार्य चाणक्य की, तो उन्होंने क्या करा? आचार्य चाणक्य जी के जो गुप्तचर थे वो अद्भुत प्राणी खड़ी की। साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी की कि जो आज भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। कौटिल्य माने क्योंकि वो कौटिल्य थे दोस्तों, क्योंकि वो ना वो अस्त्र उठाते थे ना वो शस्त्र। वो अपने दिमाग के बल से ही उन्होंने आज मगध को इतना आगे पहुंचाया था। नंद वंश से आपको, जैसे मैंने कहानी पहले भी सुना चुका हूँ, ठीक है। तो चाणक्य ने राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ, आचार्य चाणक्य जी ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने राजनीति, और आचार्य चाणक्य जी ने क्या करा था कि राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी की, जो उनके जो गुप्तचर थे उनकी एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी करी। अद्भुत बोले तो यानी उनको
पूरी तरह से सिखाया, उनको समझाया कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो यानी उनको पहले से उनको सिखाया गया था। तो आचार्य चाणक्य की राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी प्रणाली खड़ी करी कि जो आचार्य चाणक्य जो गुप्तचरों की एक अद्भुत प्राणी यानी अद्भुत टाइप की उस प्राणी खड़ी करी, एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी करी जो आज भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऐसी कहानी खड़ी करी जो आज भी एक कौटिल्य के नाम पे, कौटिल्य माने अपने दिमाग के बल पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कौटिल्य, उनकी किसी की बात किसी को समझ में नहीं आती थी आचार्य चाणक्य की। वो अपने मन ही मन में पहले विचारधारा करते थे, उसके बाद वो प्रण लेते थे। तो वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चाणक्य की राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ आचार्य चाणक्य की जी के राजनीति और युद्ध नीति के साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी करी जो आज भी उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है। ऐसी प्राणी खड़ी करी जो आज भी अद्भुत प्राणी खड़ी करी जो आज भी कौटिल्य के नाम के प्रसिद्ध है। यानी उनको एक कौटिल्य नाम, प्रसिद्ध नाम मिल चुका है जो कौटिल्य के नाम के प्रसिद्ध है। वे समझते थे कि एक शासक को केवल खुले युद्ध में ही नहीं बल्कि जो आचार्य चाणक्य की एक बहुत बड़ी सोच थी वो ये सोचते थे कि हर किसी को एक मौका दिया जाए संभलने का, सुधरने का। ठीक है दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य की बहुत बड़ी एक विडंबना थी के साथ साथ गुप्तचरों की एक ऐसी अद्भुत प्राणी खड़ी करी थी उनने जो भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। वे समझते थे कि एक शासक को केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि गुप्तचरों की चालबाजी। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बात आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो नंदवंश की तरफ आए, जब वो नंदवंश का उन्होंने विनाश करना शुरू करा, मगध को उन्होंने जिताया, तो उनकी एक प्राणी थी। साथ साथ गुप्तचरों को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी अपने, यानी आचार्य चाणक्य जी ने अपने गुप्तचरों को तैयार कर दिया था कि आपको ऐसा काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको क्या क्या उसमें वो लगेंगे। तो साथ साथ गुप्तचरों का एक ऐसा अद्भुत, ठीक है दोस्तों, और आचार्य चाणक्य जी के गुप्तचर भी उनकी सेवा साव में लगे रहते थे। तो क्या था, इसी टाइप से हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं। तो अद्भुत प्राणी खड़ी की जो आज भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थी। आज भी हम आचार्य चाणक्य जी को याद करते हैं, जो अद्भुत प्राणी खड़ी की जो आज भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। वे समझते थे कि एक शासक को, अच्छा आचार्य चाणक्य जी की हम विचारधारा की बात करते हैं, है ना दोस्तों, हम उनकी एक विचारधारा की बात करते हैं। अद्भुत प्राणी तो खड़ी कर दी थी उनने, आज भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है वो, उसको कोई नहीं मिटा सकते। वे समझते थे कि शासक को केवल खुले युद्ध से ही नहीं बल्कि गुप्त सूचनाओं, चालबाजियों और रहस्यों की दुनिया से भी जीतना पड़ता है। तो दोस्तों, इतनी आपको ये कहानी समझ में आ चुकी है। तो भी कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, वो आज भी उनके नाम पर फेमस है। वे समझते थे कि एक शासक को केवल खुले युद्ध में ही नहीं बल्कि गुप्त सूचनाओं, चालबाजियों और रहस्यों की दुनिया से भी जीतना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है, हम किसी चीज़ को अस्त्र शस्त्र से नहीं जीत सकते, उसके लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्योंकि आचार्य चाणक्य समझते थे, ये मुद्दा आता है आचार्य चाणक्य जी का, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी समझते थे कि एक शासक को
क्योंकि आचार्य चाणक्य जी समझते थे कि एक शासक को क्योंकि आचार्य चाणक्य जी समझते थे कि एक शासक क्योंकि ये उनका कहना था, तो वो समझते थे कि एक शासक को केवल खुले युद्ध से नहीं, एक कोई भी दिमागदार व्यक्ति है उसे अपनी हमेशा क्रोध में आके भावनाओं को स्पष्ट नहीं करना चाहिए। पहले उससे सोच विचार करना चाहिए, उसके बाद उससे अपनी भावना को स्पष्ट करना चाहिए। तो इस कहानी में हम यही सीख रहे हैं दोस्तों। तो आचार्य चाणक्य ये समझते थे कि एक शासक को केवल खुले युद्ध से नहीं, जो एक राजनीति शासक होगा उसे केवल खुले युद्ध से नहीं बल्कि बल्कि क्या है दोस्तों, वो यह समझते थे कि ये केवल एक शासक को केवल युद्ध से नहीं बल्कि गुप्त सूचनाओं, चालबाजियों और रहस्यों की दुनिया से भी जीतना पड़ता है। और रहस्यों की दुनिया से भी क्या करना पड़ता है दोस्तों, जीतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने विभिन्न वर्गों के जासूस बनाए। क्या करा उनने, विभिन्न प्रकार के जासूस बनाए, कभी साधु संत के रूप में, कभी व्यापारी के रूप में, कभी साधारण गृहस्थ, या जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, केवल खुले युद्ध से नहीं बल्कि गुप्त सूचनाओं से भी जीतना पड़ता है, चालबाजियों से। युद्ध करना खुले मैदान का सिक्का नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। तो केवल युद्ध से नहीं बल्कि केवल युद्ध से नहीं बल्कि गुप्त सूचनाओं, ठीक है दोस्तों, गुप्त सूचनाओं और चालबाजियों और रहस्यों की दुनियाओं से भी जीतना पड़ता है, तब जाके उसको विजय प्राप्त होती है। ये नहीं कि वो सिर्फ लड़ाई करने उतरा तो उसने सब वो पिछाड़ दिए। तो गुप्त सूचनाओं, चालबाजियों और रहस्यों की दुनिया से भी जीतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने विभिन्न वर्गों के जासूस बनाए। तो गुप्त सूचनाओं, चालबाजियों और रहस्यों की दुनिया से भी जीतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने विभिन्न वर्गों के जासूस बनाए, ठीक है। उन्होंने एक जासूस नहीं बनाया, उन्होंने कई टाइप के जासूस बनाए। कभी साधु संत के रूप में वो जासूस दिखे, यानी गुप्तचर दिखे, ठीक है दोस्तों। कभी वो साधु संत के रूप में दिखे, कभी व्यापारी के रूप में दिखे, यानी वहाँ की जनता उनको पहचान नहीं पाई। रहस्यों की दुनिया में जीतना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने क्या करा कि इसलिए उन्होंने विभिन्न वर्गों के जासूस बनाए। कभी साधु संत के रूप में, कभी व्यापारी के रूप में, कभी साधारण गृहस्थ या सैनिक बनकर ये लोग दुश्मनों की गुप्त योजनाएं लाकर, और इनका काम क्या था, इनका काम था, चलिए दोस्तों आगे को बढ़ते हैं। तो वर्गों में जासूस बनाए, कभी साधु संत के रूप में, कभी व्यापारी के रूप में, कभी साधारण गृहस्थ या सैनिक बनकर ये लोग दुश्मन की गुप्त योजनाएं लाकर किसको दिया करते थे। ये लोग दुश्मनों की योजनाएं लाके, दुश्मन की गुप्त योजनाएं लाके आचार्य चाणक्य को बताते। इस तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह था। अच्छा, ये जितनी भी कहानी अभी तक हमारी हुई है, जो आपने सुबह से लेकर अभी तक शाम तक पढ़ी, तो इसका जो मेन मुद्दा था, वो मुद्दा क्या था कि जो ये गुप्तचर जो भी सैनिकों की हरकतें आचार्य चाणक्य जी को बताते, इस तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि किसी को भी यह नहीं पता होता, ठीक है दोस्तों, किसी को भी ये चीज़ का नहीं पता होता, किसी को भी यह नहीं पता होता कि वह किसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों,
आप इन कहानी को पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। तो मैंने आपको बताया था, साधु संत के रूप में वो लोग जाया करते थे, कभी व्यापार के रूप में जाया करते थे, यानी साधु संत ढोंगी बाबा बन के जाएंगे दुश्मन की टोली में, और कभी व्यापार के रूप में, कभी व्यापारी बन के जाएंगे कोई सामान बेचने या कोई सामान को वो करने। ठीक है दोस्तों, कभी सामान बेचने जाएंगे, कभी व्यापारी बन के जाएंगे। तो अलग अलग कार्य इनके चलते रहते थे। कभी साधारण गृहस्थ, जो साधारण गृहस्थ टाइप का होता है, उस रूप में जाएंगे साधारण गृहस्थ, या सैनिक बनकर, या कभी सैनिक बनकर चले जाएंगे कि ऐसा लगे कि भैया वो सैनिक वही के है, तो सैनिक बन के। ये लोग क्या करते थे, अक्सर दुश्मन की गुप्त योजनाएं, जो आचार्य चाणक्य जी ने जो इतना ये कार्य करा था, यह मगध को जिताने का करा था, और आचार्य चाणक्य जी ने जो अपने जो सैनिक भेजे थे वहाँ, वो क्यों भेजे थे, अलग अलग रूप में, कभी साधारण गृहस्थ या कभी सैनिक बन के। ये लोग दुश्मन की गतिविधियों को, कि ये दुश्मन क्या करने वाला है अब हमारे उसमें, ताकि आचार्य चाणक्य जी को पहले ही अज्ञात हो जाए। तो कभी सैनिक बन के ये लोग दुश्मनों की गुप्त योजनाएं लाकर आचार्य चाणक्य जी को बताते। इस तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह था, जो ये तंत्र था, इस तंत्र का रहस्य क्या था, आखिर ये ऐसा काम क्यों करते थे। तो इस तंत्र का सबसे बड़ा जो राज था वो यह था कि किसी को भी यह नहीं पता होता कि किसके लिए काम कर रहा है। हर जासूस का एक दूसरा जासूस निगरानी करता था। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई आचार्य चाणक्य की अलग ही पहलू थी। वो अपने गुप्तचरों पर ही विश्वास नहीं करते थे। उनका जो एक गुप्तचर होगा दोस्तों, वो गुप्तचर उसके दूसरे गुप्तचर की उससे निगरानी रखने वाले हुए। गुप्त योजनाएं लाके आचार्य चाणक्य को बताते। जो गुप्त योजनाएं लाते उसे आचार्य चाणक्य जी को बताते। ठीक है दोस्तों, गुप्त योजनाएं लाके आचार्य चाणक्य को बताते। इस तंत्र का सबसे बड़ा जो रहस्य यह था, अच्छा ये जितने भी उनने कार्यक्रम रचाए थे, जो इनका रहस्य था इन सब चीज़ों का, वो क्या था। तो सबसे बड़ा जो रहस्य था यह था कि किसी को भी, आचार्य चाणक्य जी का जो रहस्य था वो यह था कि किसी को भी यह नहीं पता होता कि वह किसके लिए काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको मैंने ये कहानी का गुप्तचर सुनाई था, और इससे आगे हम अभी और कहानी को अपने करते हैं। तो गुप्त चालें पकड़ी, बल्कि यह भी जाना कि कौन सा मंदिर भ्रष्ट है। अच्छा, आचार्य चाणक्य क्या करते थे कि अपने सैनिकों पर ही, अपने गुप्तचरों पर ही विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि जो उनका एक गुप्तचर होता था वो उसे दूसरे गुप्तचर की निगरानी के लिए रखते थे, ताकि वहाँ के मंत्री संतरी का पूरा पता लगा सके कि कौन सा मंत्री जो है वो भ्रष्ट है। यह आचार्य चाणक्य जी की एक बहुत बड़ी एक सीख थी दोस्तों, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है। ठीक है, कौन सैनिक राजद्रोही हो सकता है, ये उनका पहले से ही मन में था। कौन सैनिक राजद्रोही का काम कर रहा है, राजद्रोही हो सकता है, और कहाँ जनता में विरोध पनप रहा है। ऐसी उनकी बुद्धि थी दोस्तों आचार्य चाणक्य जी की। तो कौन सा मंत्री धोखेबाज है, और कहाँ जनता में विद्रोह पनप रहा है कि जनता अपनी आंसुओं में रो रही है, कई भूखे हैं, कई प्यासे हैं, कई कैसे मर रहे हैं। तो
कौन कहा जनता में विद्रोह पनप रहा है। विद्रोह माने लड़ाई पनप रही है, आगे लड़ाई होने वाली है, तो आगे लड़ाई पनप रही है। धीरे धीरे यही गुप्त सूचनाएं चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति बनी। और जो ये जो सूचनाएं थी, ये सूचनाएं खाली नहीं थी दोस्तों, यही सूचना जो थी ये धीरे धीरे, ये बहुत तेज़ी से नहीं, ठीक है दोस्तों, ये जो सूचनाएं जो बनी ये धीरे धीरे इन्होंने क्या गुल खिलाए, ये जो धीरे धीरे यही गुप्त सूचनाएं, जो ये गुप्त सूचनाएं थी, यही गुप्त सूचनाएं चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति बन गई। यही गुप्त सूचनाएं चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति बनी और नंद वंश के पतन की कहानी लिखी गई। और इस प्रकार आचार्य चाणक्य जी ने नंद वंश की पतन माने, पतन कहते हैं ना हम दोस्तों, पतन होता है उनकी समाप्ति की, उनके पतन की। और ये पतन क्यों हुआ था इसकी भी लंबी कहानी दोस्तों हम आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी को उनने बहुत अपमान करा था, तो इसीलिए उनने अपनी शाखाएँ खोली। उन्होंने कहा कि जब मैं शाखाएँ बांधूंगा, मैं तभी बांधूंगा जब मैं नंद वंश का विनाश करूंगा। तो नंद वंश के पतन की कहानी लिखी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि केवल बाहरी दुश्मनी खतरनाक नहीं होते। आचार्य चाणक्य जी ने ये सबसे बड़ी बात सिखाई, यह सबसे बड़ी बात सिखाई कि आचार्य चाणक्य जी ने यह भी सिखाया कि केवल बाहरी दुश्मनी खतरनाक नहीं होते। आप ऐसा बिल्कुल गलती मत करना कि बाहर का जो दुश्मन है वही खतरनाक है। तो केवल बाहरी दुश्मनी खतरनाक नहीं होते, सबसे खतरनाक होते अपने भीतर छिपे गद्दार। अक्सर आजकल दुनिया में लोगों को यही होता है कि हमारे घर के बाहर जो हमारे दुश्मन है, लेकिन वो कहावत सुनी है ना आपने कि आस्तीन का सांप, तो बाहर की दुश्मन वो नहीं होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं अपने भीतर के गद्दार, छिपे गद्दार। सबसे खतरनाक क्या होते हैं जिनसे इंसान को बच कर रहना चाहिए, तो सबसे खतरनाक होते हैं अपने भीतर छिपे गद्दार, जिन्हें पहचानने का काम यही जासूसी तंत्र करता है। जो अपने घर के अंदर के छिपे गद्दार होते हैं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को प्रकट करने के लिए आचार्य चाणक्य जी ने इतनी बड़ी कहानी लिखी। और यही तंत्र जो होता है ये उन गद्दारों को पकड़ने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, या पहचानने का काम यही जासूसी तंत्र करता है। पहचानने का जो काम है दोस्तों यही जासूसी तंत्र करता है। ठीक है दोस्तों, यही जासूसी तंत्र करता है। उनकी यह नीति 3 स्तरों पर चलती। आचार्य चाणक्य की जो नीति थी ना दोस्तों, नीति माने ज्ञान, तो उनकी यह नीति 3 स्तरों पर चलती। उनके सिर्फ 3 स्तरों पर ये नीति चलती थी। अब वो 3 स्तर कौन से थे, हम उनके बारे में अभी आगे आपको पढ़ेंगे। तो 3 स्तरों में तो चलती थी। अब पहला, जनता के बीच जासूस, जो उनका मुख्य जो पहला स्तर था, इस 3 स्तरों पर चलती। पहला जो स्तर था वो क्या था, पहला जो स्तर था जनता के बीच जासूस, दूसरा राजमहल और सेनाओं के गुप्तचर, और तीसरा गुप्त रूप में गद्दार को समाप्त करने वाले विशेष दूत। इस तंत्र की बदौलत चाणक्य ने हर बार शत्रु को मात दी। देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। शायद आपको मेरे मुंह से ये कहानी को सुनने में मज़ा नहीं आ रहा हो, उसके लिए हम समझ आते हैं। तो दूसरा राजमहल और सेनाओं के गुप्तचर, जो उनको
नीति थी वो यही थी कि सेनाओं के गुप्तचर और तीसरा गुप्त रूप से गद्दारों को समाप्त करने वाले, और तीसरे रूप से क्या थे, जो गद्दार थे उनको समाप्त करने वाले विशेष दूत। क्योंकि आचार्य चाणक्य तो अपने गुप्तचरों पर ही विश्वास नहीं करते थे। उनका एक गुप्तचर होगा तो वो गुप्तचर दूसरे गुप्तचर पर नज़र रखता था। तो इस टाइप की जो उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी नीति तो भले ही बहुत थी, हम जितना पढ़ेंगे उतना कम है दोस्तों। तो रूम में गद्दारों को समाप्त करने वाले विशेष दूत, ठीक है, विशेष करने वाले विशेष दूत, इस तंत्र की बदौलत, जो आचार्य तंत्र की जो ये कहानी है, इस तंत्र की बदौलत चाणक्य ने हर बार शत्रु को मात दी, नंद को अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। ये देखिए दोस्तों क्या कहानी है दोस्तों, आपको इस कहानी सुन के मज़ा आएगा। तो इसी तंत्र की बदौलत, जो उन्होंने ये 3 तंत्र बताए थे ना, तो इसी तंत्र के बदौलत चाणक्य ने हर बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार आचार्य चाणक्य जी ने हर बार शत्रुओं को मात दी। आचार्य चाणक्य जी ने हर बार क्या करा, शत्रुओं को मात दी। नंद को अंत हुआ, जो नंद वंश थे उनका अंत हुआ, और चाणक्य अपने उसमें अटल भी रहे। नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। और क्या हुआ, उनको तो मात दी थी उनने, नंद का विनाश हो गया, अंत हुआ, क्योंकि उनको करना वही था, क्योंकि उन्होंने अपनी शाखाएं खोली थी दोस्तों। ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। नींव माने होती है मजबूती। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जब घर बनना है तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब नींव जो होती है यानी बुनियाद, अगर वही कच्चा हो जाएगा तो ऊपर से तुम 10 बनाओ, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, और यही कारण है कि इतिहास अभी तक, और यही कारण है कि इतिहास नींव तो रख दी आचार्य चाणक्य जी ने। तो यही कारण है कि इतिहास आचार्य चाणक्य को इतिहास तो केवल एक गुरु या अर्थशास्त्री नहीं, तो यही कारण था कि आचार्य चाणक्य को न केवल गुरु या अर्थशास्त्र, न केवल एक गुरु या अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि विश्व के पहले महान गुप्तचर प्रमुख के रूप में भी याद करता है। वाह भाई वाह, इनकी कहानी सुनकर तो रोना आ जाता है दोस्तों। तो उनको सिर्फ गुरु और अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि विश्व के पहले महान गुप्तचर, बल्कि विश्व के पहले महान गुप्तचर प्रमुख के रूप में भी याद किया जाता है दोस्तों। अगर आज हमारे बीच आचार्य चाणक्य जिंदा होते तो शायद आज हमारा भारत भी ऐसे कुटिल नीति वाले लोगों से आज़ाद होता। क्योंकि दोस्तों आज भी हम आचार्य चाणक्य जी को याद करते हैं, तो जैसे उन पर लिखा है गुप्त प्रमुख के रूप में उन्हें याद किया जाता है। तो ये उनका बलिदान था दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी इस कहानी का एंड होता है, और ऐसी कहानी हम आपको और इंटरेस्टिंग सुनाएंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।